चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप सबको बता दूं सबसे पहले बात कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो रीट लेवल 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे अन्य एग्जाम टेट की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन मुख्य रूप से रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो भी बच्चा या स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो इन वीडियो को देख लेना। आपके 30 में से 25 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है, इन वीडियो के अंतर्गत मैं क्या करता हूँ कि 30 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन कराता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन कौन से हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आपके जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों का मैंने जिक्र किया है। मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको क्वेश्चन के साथ में उसका आंसर ही नहीं बताऊंगा, बल्कि उसका 360 सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, यानी कि किस किस प्रकार से उस क्वेश्चन को घुमा घुमा करके अब तक एग्जाम में पूछा जा चुका है और किस प्रकार से आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली 3 वीडियो मैंने बना चुका हूं जिसके अंतर्गत मैंने 30-30 क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराया था। अब इस वीडियो का आज हमारी चौथी क्लास है। किसी ने नहीं देखी है तो चैनल पर देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है साइकोलॉजी के नाम से। अब बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों में अधिगम की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। देखो, बच्चों में जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। देखो, शिक्षण सामग्री हो सकती है क्या। अगर आपके पास भाई बच्चा की अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सामग्री का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कई बार तो बच्चों के मतलब ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता है, कई बार चौक नहीं होते हैं, कई बार डस्टर नहीं होता है, लेकिन फिर भी बच्चे सीख लेते हैं। अध्यापक का व्यवहार इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है अधिगम को। अगर अध्यापक थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है तो भी बच्चा सीख लेता है। अगर अध्यापक थोड़ा मतलब लचीलापन भी रखता है तो भी बच्चा सीख लेता है। बच्चे की रुचि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे की रुचि पर सब कुछ डिपेंड है। अगर बच्चे की रुचि नहीं है, उस कंटेंट के अंतर्गत बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बच्चा नहीं सीख सकता। तो कुल मिलाकर के अधिगम की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है, बच्चे की रुचि। जब तक बच्चे की रुचि नहीं होगी तब तक आप अधिगम नहीं करवा सकते, उसको सिखा नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़े। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जीन पियाजे से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है, यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आएगा। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत दिया जिसके अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई गई थी। कौन कौन सी अवस्थाएं थी, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है, उनका नाम पूछता है। ठीक है, तो पहली तो थी सेंसरी मोटर स्किल। ठीक है, सेंसरी मोटर स्किल। दूसरी थी प्री ऑपरेशनल, तीसरी थी ऑपरेशनल और चौथी थी फॉर्मल वाली। कौन सी थी, फॉर्मल वाली। आप इंग्लिश में याद रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो आप मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक इनमें कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो याद रख लेना, एक तो थी सेंसरी मोटर स्किल, एक प्री ऑपरेशनल, एक ऑपरेशनल और एक है फॉर्मल। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आप सबको पता है कि एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें जैसे आप जानते हो ना, पहल बनाम गलानी, परिश्रम बनाम वो था, कुल मिलाकर के 8 अवस्थाएं बताई थी। वो किसने बताई थी, एरिक्सन ने बताई थी। इसके अलावा लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक का मतलब बच्चे का जो व्यवहार है, बच्चे का जो विकास है, वो डेवलपमेंट है, वो समाज और संस्कृति पर डिपेंड करता है, यानी कि आसपास के वातावरण, उसके पर्यावरण पर डिपेंड करता है। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। स्किनर का कौन सा सिद्धांत था, स्किनर का था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें कबूतर और जो चूहा था उस पर प्रयोग किया गया था स्किनर के द्वारा। तो कुल मिलाकर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था। आप सभी जानते हो कि जब आप वाइगोत्स्की नामक वैज्ञानिक के सिद्धांत को पढ़ते हो, सामाजिक सांस्कृतिक जो अधिगम का सिद्धांत था वो किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने। उन्होंने ही जेडपीडी का सिद्धांत भी दिया था। जेडपीडी का मतलब हो गया जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप किसी मतलब पड़ोसी की या किसी भी सहयोगी की सहायता लेते हो, तो ये किस में आ जाता है, जेडपीडी की जोन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो अपना वाइगोत्स्की वैज्ञानिक था वो यही कहता है कि आप जो कुछ भी सीखते हो, आपके व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, वो समाज और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, अपने आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे इस बच्चे को कोई
भी दिक्कत आई तो इसने हेल्प कर दी। तो कुल मिलाकर के ये निकट जो ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र है, ये किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। इसके अलावा ऑप्शन में देखिए ब्रूनर कौन सा था? इसने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही दिया था। इसके अलावा कोहलबर्ग ने कौन सा दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये सीटेट एग्जाम में पूछ चुका है। और स्किनर ने कौन सा दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिसमें कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया गया था और उनको पुनर्बलन देकर के, बार बार रेनफोर्समेंट देकर करके या फिर उनको दंड देकर के, पनिशमेंट देकर के उनको सिखाया जाता था स्किनर के मतलब जो सिद्धांत था उसके अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। व्यवहारवाद के जनक कौन थे? व्यवहारवाद के जनक कौन थे? वो कौन थे? वॉटसन। वॉटसन को केवल एक ही चीज के लिए जाना जाता है, व्यवहारवाद का जनक। ठीक है, व्यवहारवाद का जनक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब हो गया बच्चे के अनुसार आपकी शिक्षा, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो बच्चे के अनुसार पढ़ाया जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या हो गया? देखो, शिक्षकों के लिए केंद्रित शिक्षा बिल्कुल गलत, नाम ही पता चल रहा है बाल केंद्रित है। इसके अलावा ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम के लिए केंद्रित शिक्षा, बिल्कुल गलत बात है, बालक पर केंद्रित है। बच्चों की जरूरतों पर आधारित शिक्षा, वेरी वेरी सही आंसर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चे की जरूरतों, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए जो भी आपको शिक्षा दी जाती है उसको बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखो भाई साहब, आप देखोगे यार ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया, ये मैं कैसे करूंगा, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन बार बार साइकोलॉजी के अंतर्गत एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से ये मान लो कि 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। देखो भाई साहब, किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धि बताओ, उसकी आईक्यू बताओ। आईक्यू आपने सुनी होगी भाई, आइंस्टीन की आईक्यू 140 प्लस 3 ऐसी थी वैसी थी। आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है, वो आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/CA/100। ठीक है, ये क्या होता है? अपना आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है और एग्जाम में बार बार इस फॉर्मूले को पूछा जाता है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि ये फॉर्मूला किसने दिया था? तो ये दिया था टर्नर नाम के वैज्ञानिक ने। ध्यान रख लेना, गुणा में 100 भी कर रखा है, तो ये किसने फॉर्मूला दिया था? टर्नर नाम के वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? टर्नर नामक वैज्ञानिक ने ये आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। और इसी फॉर्मूले के माध्यम से अपन आईक्यू निकालते हैं। जैसे कि प्रश्न में दे रखा है किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, ये तो रही अपनी मानसिक आयु 12 वर्ष, यहाँ पे अपन लिख देंगे 12। इसके अलावा कालानुक्रमिक आयु यानी कि वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष, यहाँ पे लिख देंगे अपन 10 वर्ष, ये अपनी वास्तविक आयु होती है और इंटू 100 कर देंगे। तो अपन क्वेश्चन करके देखें तो इसने दे रखा आईक्यू निकालो, जिसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु या कालानुक्रमिक आयु कितनी है? 10 है और इंटू 100 कर देंगे। तो आपका 0 से 0 ये कट गया, कितनी आ गई? 120, यानी कि आपकी आईक्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। ठीक है, तो ये आईक्यू निकालने का ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, किसने दिया था ये भी पूछा जाता है और ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछली 3 क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें जाकर के देख लेना। फिलहाल इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रतिफल सिद्धांत। देखो, प्रतिफल का नहीं है यहाँ पर, यह है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अब सबसे पहले बात करते हैं थॉर्नडाइक के कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक जो वैज्ञानिक है इसको कहा जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, इन्होंने सीखने के लिए एक मुख्य नियम बताया था और कुछ गौण नियम बताए थे। ठीक है, मुख्य नियम में तो 3 नियम बताए थे, एक तो तत्परता का नियम, एक बताया था अभ्यास का नियम और एक बताया था प्रभाव का नियम। इन तीनों को नाम को याद रख लेना, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों किसने दिए थे? थॉर्नडाइक नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। और थॉर्नडाइक पर एक क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है अधिगम के लिए? वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आप प्रयास करो, आपसे त्रुटि भी होगी, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। और ये भी किसका है? थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था, जिसमें पिंजरे में बिल्ली बंधी हुई रहती है और बाहर उस पर खाना परोसा जाता है। ठीक है, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी किसका था? थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। आगे बढ़े, अगला देखो भाई साहब, पावलोव। देखो, पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें कुत्ता होता है, उसके सामने घंटी बजाई जाती है, फिर खाना प्रस्तुत किया जाता है और फिर वो घंटी बजाती है, लार टपका देता है। ये कौन सा था? पावलोव का सिद्धांत था। स्किनर ने कौन सा दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिसमें कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया गया था और वो जैसे गलत रास्ता चुनता उसको
करंट लगता। कुल मिलाकर के दंड दे करके, पनिशमेंट कर करके आपको सिखाया जाता है किसमें, स्किनर के सिद्धांत में। एक है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, वह कौन सा था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो अधिगम होता है, उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण और वातावरण का। किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। इसके अलावा जेडपीटी का सिद्धांत भी वाइगोत्स्की ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी क्लास छोड़ के मत जाना। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में से 5-5 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं होगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 है बुनियादी आवश्यकता सिद्धांत। बुनियादी आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया था। बुनियादी आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, भूख, प्यास, नींद, ये अपने बुनियादी आवश्यकताएं होती है। बुनियादी आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब्राहम मैस्लो ने क्या किया था, 5 इस अवस्थाएं बताई थी, 5 स्टेज बताई थी, यानी कुल मिलाकर के अपनी 5 अवस्थाएं बताई थी निम्न स्तर से उच्चतम स्तर तक। सबसे पहले अपन कहते हैं शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करो, यानी कि अपना शरीर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में फिर वो कहता है कि अब एक काम करो कि हमें सुरक्षा भी दो। इसके बाद में प्रेम और स्नेह भी दो। इसके अलावा फिर अपन कहते हैं कि हमें थोड़ा बहुत सम्मान भी दो। इसके बाद में 5वां कहते हैं कि आत्मसिद्धि भी दो। तो कुल मिलाकर के अब्राहम मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई थी निम्न स्तर से उच्चतम स्तर की। जब तक ये आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक दूसरे में नहीं जाएंगे। जैसे ये कंप्लीट हो गई, अपन दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद तीसरी की करते हैं, चौथी की करते हैं, फिर 5वीं करते हैं। ये उच्चतम स्तर होता है, ये निम्नतम स्तर होता है। तो बुनियादी आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा एक वैज्ञानिक है फ्राइड। फ्राइड का काम क्या है, फ्राइड का क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा ईगो, सुपर ईगो और इड। ठीक है, ईगो, सुपर ईगो और इड यानी इदम, आपने सुना होगा इन तीनों को नाम। ये तीनों का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, फ्राइड ने दिया था। किसने दिया था, फ्राइड ने। एरिक्सन को जानते हो, एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी, एक थी ना विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम ग्लानि, परिश्रम बना अपरिश्रम, वैसी चीज़ें थी। ठीक है, वो एरिक्सन की 8 अवस्थाएं दी थी। क्वेश्चन यही पूछता है कि एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, 8 अवस्थाएं बताई थी। एक है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कौन सा विकास दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ रखी है तो आपका मस्त रिवीजन हो जाएगा, और जिसने नहीं भी पढ़ रखी है उसको ये मान लो कि जोर नहीं आएगा बिल्कुल भी। 30 क्वेश्चन में से आराम से एग्जाम में आप 25 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप साइकोलॉजी को समझते हो। ठीक है, अधिगम के अधिग्रहण का पहला चरण कौन सा है। अधिगम यानी लर्निंग, जो लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें अधिग्रहण का पहला चरण, यानी कि अपन ग्रहण करने लग जाते हैं ना, कोई चीज़ को सीखने लग जाते हैं, तो उसका पहला चरण क्या होता है। पहला चरण प्रेरणा, पुनरावृत्ति, अधिग्रहण और प्रतिक्रिया। वैसे नाम से पता चल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आ जाएगा, हो जाएगा आपका अधिग्रहण। ठीक है, नाम में दे रखा है। वैसे अधिगम का पहला चरण ये पूछना चाहता है कि अधिगम जो लर्निंग होती है उसका पहला चरण क्या होता है, अधिग्रहण करना। सबसे पहले आप किसी चीज़ को अधिग्रहण करोगे अधिगम की प्रक्रिया में, यानी कि ये मान लो कि सबसे पहले जैसे आपको मोटरसाइकिल सुधारना सीखना है तो सबसे पहले आप उस चीज़ को अधिग्रहण करोगे, यानी उस ज्ञान को ग्रहण करोगे। इसके बाद में फिर क्या होगा कि आप उस पर प्रतिक्रिया करोगे, आप सुधारने लग जाओगे। उसके बाद में फिर क्या होगा, आपको प्रेरणा दी जाएगी, मोटिवेट किया जाएगा, जिससे कि आप उस कार्य को बार बार करोगे। कुल मिलाकर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कि ऐसे मान लो जैसे आपको क्लास में फर्स्ट रैंक लानी है। ठीक है, कुछ भी चीज़ सीखना, क्लास में फर्स्ट रैंक लानी है, तो सबसे पहले आप उस चीज़ को अधिग्रहण करोगे, पढ़ोगे आप। उसके बाद में आप प्रतिक्रिया करोगे, उसको याद करने की कोशिश करोगे। फिर आपको प्रेरणा दी जाएगी, मोटिवेशन दिया जाएगा। उसके बाद में आप उस कार्य को बार बार पुनरावृत्ति करोगे तो आपका अधिगम हो जाएगा, उस चीज़ को आप सीख जाओगे। तो अधिगम का पहला चरण कौन सा होता है, अधिग्रहण होता है। कौन सा होता है, अधिग्रहण होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो भाई साहब, सकारात्मक रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य क्या होता है। आप सभी जानते हो कि पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। रेनफोर्समेंट यानी कि जो पुनर्बलन है या प्रतिफल है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो सकारात्मक पुनर्बलन होता है, एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है। जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है वह व्यवहार को बढ़ावा देता है। क्या करता है, व्यवहार को बढ़ावा देता है। व्यवहार को समाप्त नहीं करता है, ध्यान हटाने का काम नहीं करता है, व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि व्यवहार को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है। अगर आप किसी चीज़ का, यानी कि अगर आपको वेतन नहीं मिल रहा है और आप हड़ताल करते हो तो आपको वेतन दे दिया जाएगा और आपका व्यवहार को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल मिलाकर के उस चीज़ को हटा करके आपको काम करने के लिए वापस बढ़ावा दिया जाएगा। कि आप कुल मिलाकर के किसी भी व्यवहार को बढ़ावा देना क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है भाषा अधिगम के दौरान बच्चों की
सामाजिक सहभागिता पर बल किसने दिया था? भाषा अधिगम मतलब किसी भी लैंग्वेज को अगर आप सीखते हो, सीखने की जो प्रोसेस होती है उस दौरान बच्चों की सामाजिक सहभागिता, यानी कि सहभागिता का मतलब पार्टिसिपेट, सामाजिक सहभागिता पर बल किसने दिया था? अगर आपको दो शब्द याद रखने हैं, हमेशा दो शब्द याद रखने हैं। अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर सामाजिक शब्द लिखा हुआ है, सामाजिक या सांस्कृतिक शब्द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये कौन सा है? लेव वाइगोत्स्की। कौन सा है? लेव वाइगोत्स्की नामक वैज्ञानिक ने दिया है। और कहीं पर भी आपको अगर संज्ञानात्मक शब्द दिख जाए, कहीं पर भी आपको संज्ञानात्मक शब्द दिख जाए और आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, तो संज्ञानात्मक शब्द को देख करके आप जीन पियाजे के पास चल जाना। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो कौन देता है? जीन पियाजे देता है। और सामाजिक सहभागिता का कौन देता है? लेव वाइगोत्स्की देता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि वाइगोत्स्की तो कहते हैं कि बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का, आसपास का जो वातावरण होता है उसका सबसे ज़्यादा बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके वंशानुक्रम का पड़ता है, यानी कि बच्चा अगर उसका वंशानुक्रम रूप से अगर बच्चा कमज़ोर है तो कमज़ोर रहता है, और अधिगम करने की क्षमता कम है तो कम रहेगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये तो कहता है वंशानुक्रम यानी संज्ञानात्मक पर डिपेंड करता है। और लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि वातावरण यानी पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी सामाजिक सहभागिता का प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर के भाषा अधिगम में जो लैंग्वेज लर्निंग होती है उसके दौरान बच्चों की सामाजिक सहभागिता पर बल किसने दिया था? वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में घुमा घुमा करके पूछा जाता है। मैंने आपको 3 क्लासें कराई हैं, उनके अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इन्हीं को घुमा घुमा करके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस आवश्यकता का हिस्सा है? आत्मसिद्धि किस आवश्यकता का हिस्सा है? आप सबको मैंने पिछले अभी शायद इसी क्लास के अंतर्गत या पिछली क्लास के अंतर्गत पढ़ाई था कि बुनियादी आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था, जिसमें 5 आवश्यकताएं बताई गई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। जिसमें पांचवी जो आवश्यकता थी वो होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है वो उच्चतम स्तर की होती है। कौन सी होती है? उच्चतम स्तर की। तो ये पूछ रहा है आत्मसिद्धि किस आवश्यकता का हिस्सा है? तो ये उच्चतम मानसिक आवश्यकता है। कौन सी? उच्चतम मानसिक आवश्यकता। सबसे नीचे की आवश्यकता कौन सी थी? शारीरिक आवश्यकता, यानी कि आप फिजिकल रूप से अच्छे हो। दूसरी आवश्यकता कौन सी थी? भाई आपको सुरक्षा दी जाए। तीसरी आवश्यकता थी आपको प्रेम और स्नेह दिया जाए। चौथी आवश्यकता थी आपको सम्मान दिया जाए। और पांचवी थी आपको क्या दिया जाए? आत्मसिद्धि की आवश्यकता, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता कहा जाता है। और ये सबसे उच्चतम स्तर होता है, सबसे निम्नतम स्तर 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखो, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन ऐसे में याद कराऊंगा कि आप घुमा करके पूछोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है? बताओ भाई साहब, पुनर्बलन पर आधारित कौन सा सिद्धांत है? देखो, यहाँ पर 4 प्रकार के सिद्धांत दे रखे हैं। एक तो व्यवहारवाद है, एक रचनावाद है, एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है और एक मानवतावादी सिद्धांत है। ठीक है, तो पुनर्बलन पर आधारित कौन सा है? व्यवहारवाद है। कौन सा है? व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद का मतलब हो गया है कि आपके व्यवहार में अगर आप किसी चीज़ को पुनर्बलन करोगे, यानी रेनफोर्समेंट दोगे किसी चीज़ में, अगर आप बच्चा अच्छा कर रहा है और उसका आप पुरस्कार देते हो तो उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो पुनर्बलन पर आधारित कौन सा सिद्धांत है? व्यवहारवाद के सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित होते हैं। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, अधिगम का मतलब लर्निंग, शिक्षण का मतलब टीचिंग। लर्निंग टीचिंग प्रोसेस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी कि शिक्षक तो हमें टीचिंग कराएगा, अपन क्या करेंगे? उसको शिक्षण करेंगे। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? वो होता है व्यक्तित्व विकास करना। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया लर्निंग टीचिंग प्रोसेस होती है, उसका उद्देश्य होता है व्यक्तित्व विकास करना, यानी कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना। ये क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कौन सा अधिगम दृष्टिकोण परीक्षण और त्रुटि पर आधारित है? कुल मिलाकर के प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली पिंजरे में बंधी हुई थी, बगल में खाना रखा हुआ था और उसको देख करके वो प्रयास करती है, त्रुटि करती है। इसके अलावा पावलोव का सिद्धांत कौन सा था? कुत्ते वाला सिद्धांत था। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें कुत्ते को बांध दिया जाता है, भोजन लाया जाता है, लार टपकती है, फिर घंटी बजाई जाती है, उससे लार टपक जाती है, बाद में भोजन लाया जाता है। अगला वाइगोत्स्की का सिद्धांत यह था सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। पियाजे का सिद्धांत कौन सा था?
आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मैं आपको बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या क्या है, कौन सा कारक बच्चों में मनोवैज्ञानिक अवरोध को कम कर सकता है। मनोवैज्ञानिक अवरोध यानी मानसिक रूप से आप अगर किसी चीज़ में बाधा उत्पन्न होती है तो उसको मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जाता है। तो कौन सा कारक बच्चों में मनोवैज्ञानिक अवरोध को कम कर सकता है, वो है सकारात्मक वातावरण। देखो, दंड अगर आप किसी को दोगे तो वो मनोवैज्ञानिक अवरोध को कम नहीं करेगा और भी बढ़ा देगा। यानी कोई बच्चा गलती करे और आप उसको पनिशमेंट करते हो तो उससे और ज़्यादा अवरोध बढ़ जाएगा। कड़ी नियमावली, अगर आप सख्त कानून लगा देते हो तो भी आपका अवरोध बढ़ जाएगा, उसमें बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है। प्रतियोगी दृष्टिकोण, अगर आप उसमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दोगे तो उससे अवरोध और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप सकारात्मक वातावरण देते हो तो मनोवैज्ञानिक अवरोध कम हो जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था कोहलबर्ग ने। आप सबको मैंने कई बार याद करा रखा है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। और पियाजे ने कौन सा दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। बार बार सिद्धांत याद करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में 2 क्वेश्चन हमेशा इनके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिगम की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विकास किस आयाम को प्रभावित करता है। आप सभी जानते हो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने। और ये कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास है वो अधिगम की प्रोसेस होती है, लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसमें किस आयाम को प्रभावित करता है। शारीरिक को बिल्कुल नहीं। इसके बाद में ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी दे रखा, सामाजिक को बिल्कुल नहीं, मानसिक को बिल्कुल सही बात है। आप सभी जानते हो संज्ञानात्मक का मतलब ही होता है मानसिक रूप से, यानी कि दिमागी रूप से जिसमें इस्तेमाल करते हैं उसको संज्ञानात्मक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 19। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना। आगे के 10 या 11 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के अधिगम में खेल विधि का महत्व क्या है। खेल विधि का मतलब क्या है। कुल मिलाकर के बच्चों को अगर अपन अधिगम करवाना चाहते हैं, किसी चीज़ को सिखाना चाहते हैं तो खेल के माध्यम से सिखाना चाहते हैं, तो खेल विधि का महत्व क्या है। उसका महत्व रचनात्मक को प्रोत्साहित करने के लिए। कुल मिलाकर के बच्चे को कोई भी चीज़ को सिखाना चाहते हैं अपन तो खेल विधि से अगर सिखाएंगे तो उसमें रचनात्मकता बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए अपन खेल विधि को इस्तेमाल में लेते हैं, किसमें, अधिगम कराने की प्रक्रिया में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। संज्ञानात्मक विवाद किससे संबंधित है। आप सभी जानते हो संज्ञानात्मक शब्द, कॉग्निटिव शब्द जब भी आ जाए एक ही मनोवैज्ञानिक याद रखना, जीन पियाजे। कौन सा है, जीन पियाजे। और सामाजिक सांस्कृतिक, वाइगोत्स्की। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके कंठस्थ याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिगम के 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, अधिगम के स्तरों, लेवल्स ऑफ लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था। देखो भाई साहब, ये सिद्धांत भी आपको याद करा देता हूँ। देखो क्या हुआ था, अधिगम के कुछ स्तर होते हैं। ठीक है, उन स्तरों के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो दिया था रॉबर्ट गेने ने। किसने दिया था, रॉबर्ट गेने ने। रॉबर्ट गेने ने लेवल्स ऑफ लर्निंग कितनी बताई थी, 8 बताई थी। ठीक है, 8 जो स्टेज बताई थी, स्तर बताए थे वो लर्निंग के 5 यानी कि 8 स्तर बताए थे। ठीक है, उसमें से देखो 7 और 8 स्तर थे। किसने बताए थे, रॉबर्ट गेने ने। किसने बताए थे, रॉबर्ट गेने नामक वैज्ञानिक ने बताए थे जो अधिगम के स्तर। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जिसमें से 4 तो ये होते हैं और 4 ये होते हैं। ठीक है, ये तो होते हैं आपके वातावरण पर डिपेंड करने वाले, व्यवहारवादी, और ये होते हैं संज्ञानात्मक वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बालक में सहानुभूति का विकास किस प्रकार होता है। यानी सहानुभूति का विकास किस प्रकार से होता है बच्चे में, सहानुभूति किस प्रकार डेवलपमेंट होती है, वंशानुक्रम से। ऑप्शन दूसरा क्या है, शिक्षा से। देखो वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक संपर्क का प्रभाव पड़ता है, उपयोग सभी, यानी उपयोग सभी हो जाएगा। कुल मिलाकर के सहानुभूति जो डेवलप होती है वो शिक्षा से भी होती है, सामाजिक से भी होती है और वंशानुक्रम तरीके से भी होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। देखो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों में सृजनात्मकता का आकलन करने के लिए कौन सा तरीका सबसे बढ़िया है, सबसे उपयुक्त है। सृजनात्मकता का आकलन करना है, क्रिएटिविटी को आपको
असेसमेंट करना है, क्रिएटिविटी का आकलन करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? वो सबसे बढ़िया तरीका है, देखो, प्रोजेक्ट वर्क। आप उसको क्या देखो, कोई प्रोजेक्ट दे दो, कोई कार्य दे दो ऐसा जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के माध्यम से वो करके लाए, तो आप क्रिएटिविटी को नाप सकते हो। लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं आंक सकते, क्योंकि इसमें तो बच्चा रट के आ जाएगा। मौखिक परीक्षण से भी नहीं नाप सकते, योग्यता से भी नहीं नाप सकते, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से आप क्रिएटिविटी का आकलन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? देखो, शिक्षा मनोविज्ञान आप सभी जानते हो, साइकोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं होती है, उसमें से एक शाखा होती है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान को शामिल करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य छात्रों के मानसिक विकास को समझना, यानी कि बच्चों के जो मानसिक विकास है उसको समझना ही क्या होता है, वो होता है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। कुल मिलाकर के साइकोलॉजी के जितने भी सिद्धांत होती है, थ्योरीज होती है, उनको शिक्षा में अपनाओ, और शिक्षा के माध्यम से जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसको समझना, ठीक है, बच्चे को समझना। इसके बाद में आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 25 छोटा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियों को सुधारने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियों को सुधारने के लिए कौन सी तकनीक का? दंड और पुरस्कार सिद्धांत का। अगर आप नकारात्मक प्रवृत्तियां करोगे, आप चोरी करोगे, तो आपको पनिशमेंट यानी दंड दिया जाएगा, जिससे कि उसको सुधारा जा सकता है। अगर आप क्या करोगे, कक्षा में फर्स्ट स्थान आ रहे हो, तो आप सकारात्मक प्रवृत्ति कर रहे हो, इसको बढ़ाने के लिए आपको पुरस्कार दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो पुरस्कार के प्रयोग के माध्यम से तो सकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाता है, और दंड के माध्यम से आपके नकारात्मक प्रवृत्तियों को सुधारा जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप जब सिलेबस देखोगे रीट लेवल 1 और 2 का, तो उसमें साफ साफ एक टॉपिक तो ये लिख रखा है, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन तो बहुबुद्धि सिद्धांत का आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था गार्डनर ने। किसने दिया था? गार्डनर ने। ध्यान रख लेना, गार्डन में बहुत सारी बुद्धि पाई जाती है, गार्डन में बहुत सारी बुद्धि पाई जाती है। तो गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। भाई, बच्चे में, इंसानों में बहुत सारी बुद्धियां होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 27। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। ये क्लास देखने के बाद में अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी, 3 क्लासें मैं करवा चुका हूँ, जिसमें 30-30 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, उन सभी को देख लेना। आपका 50 दिन तक मैं 30-30 क्वेश्चन डेली सुबह 7 बजे कराऊंगा, तो आपके 1500 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सबको पता है कि एक यूनिट अपनी मूल्यांकन वाली भी है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, यानी कि आप टीचिंग प्रोसेस कर रहे हो, पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो उसका सही है, गलत है, क्या कमी है, क्या नहीं है, तो उस चीज़ को सुधार करना ही क्या होता है? मूल्यांकन होता है, ठीक है। बच्चे का मूल्यांकन करो, उससे पता चल जाएगी बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। तो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना ही क्या होता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं? बच्चे पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से किस में जुड़ते हैं? तो वह जुड़ते हैं रचनावाद में, क्रिएटिविटी में। आप सभी जानते हो, क्रिएटिविटी के अंतर्गत रचनावाद का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार बच्चे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। किसमें? रचनावाद में। इसको ढंग से पढ़ के जाना, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 29, बालकों में आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन कैसे विकसित किया जाता है? बच्चे में अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन को डेवलपमेंट करना है, आत्म प्रेरणा को बढ़ाना है, तो किस प्रकार से बढ़ाओगे? व्यक्तिगत रुचियों को बढ़ावा देकर, यानी कि बच्चा क्या हो रहा है कि अंदर ही अंदर से मोटिवेट नहीं हो रहा है, तो उसको अंदर से मोटिवेट करने के लिए उसकी जो रुचियाँ हैं, व्यक्तिगत रुचियाँ, उसकी खुद की जो रुचियाँ हैं, उसको बढ़ावा देना, उससे वो सेल्फ मोटिवेट होगा। बच्चा अगर यूट्यूब में इंटरेस्ट रखता है तो उसको यूट्यूब में बढ़ावा दो, बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है तो बिजनेस में बढ़ावा दो, शिक्षा में इंटरेस्ट रखता है तो शिक्षा में बढ़ावा दो। कुल मिलाकर के उसके व्यक्तिगत रुचियों को बढ़ावा देने से उसका सेल्फ मोटिवेशन हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उससे सफलता भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, अवधारणात्मक अधिगम यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का उद्देश्य क्या है? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का उद्देश्य क्या है? अवधारणात्मक अधिगम का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है गहराई से समझ करके विकसित करना। कुल मिलाकर के जब आप किसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, देखो नाम में छुपा हुआ कंसेप्ट के माध्यम से किसी चीज़ को सीखना क्या होता है? गहराई से समझ को विकसित करना। अगर आप किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आप गहराई से उस चीज़ को समझ विकसित कर लेते हो। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो अवधारणात्मक अधिगम यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का मुख्य उद्देश्य होता है गहराई से समझ को बढ़ाना, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसके अलावा आने वाले एग्जाम के अंतर्गत जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह क्वेश्चन करवाए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और आपको मैंने 360 सॉल्यूशन करवाया है ताकि आपको ढंग से याद हो सके और आप रटे नहीं। ठीक है, साइकोलॉजी के जितना ज़्यादा समझोगे उतना ही आप अच्छा करोगे। 30 में से 25 क्वेश्चन आप एग्जाम में सही करके आओगे, आपको 90 क्वेश्चन लाने में आसानी होगी। ठीक है, तो पिछली 3 वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर साइकोलॉजी नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। और इस क्लास को पूरा देख लिया जिसने भी, वो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। भाई आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाए या फिर उसका 360 सॉल्यूशन कराया जाए, जिससे कि आपका याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा करके पूछ सकता है वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि अगला वीडियो जैसे आएगा आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं सुबह 7 बजे डेली आपको साइकोलॉजी का एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा जिसमें 30 क्वेश्चन आपका डेली सोल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।